मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट मैथमेटिक्स क्लासेस। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को, समझा था हमने बेसिक्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, एंड उसके बाद हमने कुछ टाइप्स देखी थी जिसमें हम पता कर पाते हैं कि ये एपी में यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। इसके बाद हमने देखा था इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस, यानी कि कहीं पे हमें पहचानना था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, और कई क्वेश्चन में हमको ये चीज़ प्रूव करनी थी कि गिवन जो आपकी सीरीज या सीक्वेंस हम बोले वो एपी में है या नहीं है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने देखे थे एक्सरसाइज नंबर 5.1 में। आज का जो लेक्चर हम करने जा रहे हैं उसका एक आगे का एक्सटेंशन है ये। इसमें हम देखेंगे nth टर्म ऑफ एपी, यानी कि nth टर्म के बारे में थोड़ा सा हमने पिछले लेक्चर में देखा था, लेकिन आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो समझते हैं इस nth टर्म का मतलब क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देते हैं। आप ऐसे समझो कि एक इंसान है जिसकी सैलरी 1000 रुपीज है। क्लियर? अब उसकी सैलरी के साथ क्या क्या कंडीशंस हैं। कंडीशन ये है कि उसकी सैलरी हर साल 500 रुपये बढ़ जाती है। ठीक है, यानी कि इसको मैथमेटिकली और देखते हैं बोर्ड पे कैसे देखते हैं। यानी कि सैलरी जो फर्स्ट ईयर सैलरी होगी, फर्स्ट ईयर की सैलरी जो होगी उसकी वो 1000 रुपये होगी, और नेक्स्ट ईयर यानी कि हर साल उस पर 500 रुपये बढ़ने हैं, तो सेकेंड ईयर की कितनी होगी? तो आप बोलोगे 1000 प्लस 500, तो ये होगी 1500। यही बोलोगे ना। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड ईयर में। तो थर्ड ईयर में इतनी तो हो चुकी है 1500, है ना, प्लस 500 फिर जुड़ जाएगी, तो कितनी होगी? 2000। फिर फोर्थ ईयर में तो 2000 प्लस 500, तो कितनी होगी ये? 2500 रुपये, यानी कि 2500 रुपीज। तो ऐसे करके हम कहां तक पहुंचेंगे ये तो हमको पता नहीं है ना। ये तो हम जस्ट आपको बता रहे हैं कि फर्स्ट ईयर में इतनी होगी, सेकेंड ईयर में इतनी होगी, और इस तरीके से चीजों को देख रहे हैं हम। तो आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा आएगा कि बताइए 10th वाले ईयर में 10th ईयर में कितनी होगी। ठीक है, तब आपको यहां पे nth टर्म का कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, अब आपको ये क्लियर हुआ कि इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें किसी पर्टिकुलर ईयर में उसकी सैलरी या कोई भी वैल्यू बतानी पड़ेगी एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे, है ना। अगर आपसे बोला जाए 5th ईयर 6th ईयर तो आप इजीली निकालते जाओगे, लेकिन अगर डायरेक्टली मैं बोलूं आपसे कि 90th ईयर में उसकी कितनी सैलरी होगी, तो वो आपके लिए बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आपको सॉल्व करना पड़ेगा बार बार, है ना, और वो एक टीडियस टास्क यानी कि डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। तो आपको इस चीज से छुटकारा पाने के लिए इस nth टर्म के कॉन्सेप्ट को लाया गया है, जिन्होंने भी इसको बनाया है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं इसमें कि ये nth टर्म का कॉन्सेप्ट एक्चुअल में है क्या। देखो स्टूडेंट, हमने क्या पढ़ा था और क्या बेसिक्स है इसके पीछे, वो देख लेते हैं यहाँ पे। हमने जो जनरल एपी होती है वो कैसे होती है, उसमें ए होता है यानी कि फर्स्ट टर्म होती है, और कॉमन डिफरेंस डी। ये इसके बारे में डिटेल में हमने क्वेश्चंस भी किए हैं और डिस्कस भी किया है प्रीवियस लेक्चर में। जिस स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा हो वो प्रीवियस लेक्चर जाके एक्सेस कर ले वहां से। तो हमने क्या पढ़ा था? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, है ना, और इस तरीके से हम चलते जाते हैं। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट, यहां पर इसको हमने क्या बोला? ये वाले जो है इसको हमने बोला फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म, यहां पे ये वाली टर्म जो है, ये वाला जो है, इसको बोला हमने सेकेंड टर्म। This one is third term.
फिर ये फोर्थ टर्म। अब यहां तक जब हम देख रहे हैं इसको, तो हम कुछ सिमिलैरिटी इसके अंदर देख रहे हैं। क्या सिमिलैरिटी है? देखो, अगर हम बात करें इसमें यहां पर, तो ये फर्स्ट टर्म है ना, यहां पे पहले टर्म के अंदर डी है नहीं है ना, फर्स्ट टर्म के अंदर डी नहीं है। सेकंड टर्म देखो, सेकंड टर्म में कितने डी हैं? अगर यहां पे कुछ नहीं तो क्या है? 1, यानी कि टर्म नंबर 2 है और डी की वैल्यू कितनी है? यहां पे 1। इस डी को कॉफिशिएंट बेसिकली है, ये उतने सारे डी हैं हमारे पास, ये कह सकते हैं। इसके बाद a प्लस 2d, यहां पे थर्ड टर्म है तो d की वैल्यू कितनी है? 2। यहां पे हमें d की बात कर रहे हैं, तो यहां पे अगर हम ऐसे लिखें इसको, d अगर हम बात कर रहे हैं तो 0 यहां पे है, 1 यहां पे है, 2 यहां पे है, फोर्थ टर्म में d की वैल्यू कितनी है? 3। कोई सीक्वेंस नजर आ रहा है स्टूडेंट्स? सीक्वेंस ये है कि जितना टर्म का नंबर है उससे एक कम हमारी क्या आ रही है? डी क्या कोफिशिएंट आ रहा है। बात सही है? तो अगर हम ऐसे ही मूव करते जाएं आगे तक तो क्या सिचुएशन रहेगी? तो देखिए आप यहां पे, तो यहां पे आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कह सकते हैं इसको। और ये क्यों कह रहे हैं हम इसमें? क्योंकि हमारे पास ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है, इसको बोला है हमने nth टर्म। यानी कि अगर हमारे पास nth टर्म है तो उसमें n की जो d का कोएफिशिएंट क्या होगा? 1 घटा दो उसमें से, यानी कि n माइनस 1। तो a तो सब में सेम ही है ना, a तो चेंज नहीं है, लेकिन d में हमारे पास जो फोर्थ टर्म है तो 3d आया यहाँ पे। तो अगर nth टर्म है तो यहाँ पे n माइनस 1 इंटू डी आया है ना। और यही यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट का ये वाला ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे जो हमें पढ़ना था बेसिकली, इसी के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर हम nth टर्म के बारे में बात करें, nth टर्म, तो वो क्या निकल के आई? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जहां पर a क्या है आपका? a आपका फर्स्ट टर्म, a इज फर्स्ट टर्म, d इज कॉमन डिफरेंस। और इनको a और d को निकालते कैसे हैं ये हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, 2-3 चीज और यहां पे देखते हैं हम। इसका रिप्रेजेंटेशन, nth टर्म को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम? अब क्योंकि ये इस सीक्वेंस की सबसे आखिरी वाली टर्म होती है तो इसको क्या बोला जाता है? लास्ट टर्म ही बोला जाता है, लास्ट टर्म। इसको हम L से रिप्रेजेंट भी करते हैं, इसको हम an से, an का मतलब nth टर्म, और इसको हम tn से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारे के सारे ही रिप्रेजेंटेशन किसके होते हैं? nth टर्म, लास्ट टर्म, और L बोलते हैं उसको, an बोलते हैं उसको, tn भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें इतना ये बेसिक्स आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ अब हम देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चंस पे कैसे अप्लाई किया जाता है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं। देखो स्टूडेंट, इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करना है? एग्जांपल नंबर 3 लिया हमने एनसीईआरटी का। फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी, दिस 2, 7, 12 एंड सो ऑन। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को ट्राई कैसे करते हैं हम? सबसे पहले क्या निकालना है, क्या गिवन है, वो सब कुछ लिख लेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को मूव करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए आप यहां पर आपके पास सबसे पहले लिखना है a10, निकालना है आपको। ठीक है, अब दूसरा काम क्या हमारे पास? एपी गिवन है 2, 7 और 12, ऐसे करके एपी गिवन है। देखो जब एपी गिवन है तो आपको डी एक ही बार निकालना, बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, वो सेम ही आना है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है? यानी कि फर्स्ट टर्म, तो 2 ही रहेगी, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और डी वैल्यू इज a2 माइनस a1, यानी कितना हो गया? 7 माइनस 2, तो कितना आया? 5।
तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 5, है ना। अब यहां से देखोगे डायरेक्टली अगर तो 12 माइनस 7 तो 5 ही आना है, ठीक। अब हमारे पास निकालनी है 10th टर्म a10, तो a10 वाला क्या होगा a प्लस 9d। सिंपल है, क्योंकि हमारे पास जितनी टर्म नंबर होता है उससे एक कम डी का कोफिशिएंट होता है, रख दिया हमने। a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5, तो कितना है यहां से 2 प्लस 45 और ये कितना है 2 प्लस 47, तो a10 की वैल्यू कितनी आएगी भाई 47। देखो स्टूडेंट ये सब कमाल है इस फॉर्मूले का, यानी कि आपने डायरेक्ट 3 टर्म्स आपको सिर्फ गिवन है और आपने डायरेक्टली 10th टर्म बता दी यहाँ पे। आप यहां से बोल रहे 1000 वाली टर्म बताओ तो वो भी आप बता पाओगे डायरेक्टली, ठीक है। तो आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जांपल बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको कैसे डील करते हैं देखते हैं इसको। विच टर्म ऑफ एपी 21, 18, 15, एपी क्या है आपके पास में गिवन एपी 21, 18, 15 और ऐसे चलती जा रही है। इस 81 यानी कि ए एन इज माइनस 81 गिवन है आपको, माइनस 81 और आपको बताना है कौन सी टर्म है, यानी कि एन की वैल्यू बतानी है इसमें, ठीक है। ऑल्सो इज एनी टर्म 0, यानी कि वो पूछ रहा है कि क्या कोई टर्म यानी कि ए एन कोई 0 भी हो सकती है, अगर हो सकती है तो बताना है कौन सी वैल्यू होगी इसकी, ठीक है। ऑल्सो इफ एनी टर्म 0 गिव रीजन फॉर योर आंसर, अगर कोई टर्म 0 है तो उसका आपको आंसर भी रीजन भी बताना है, ठीक है। ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है, फाइन। तो अब देखो स्टूडेंट्स को बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और आप देखना इस क्वेश्चन को लग रहा है हार्ड, लेकिन हार्ड है नहीं है। एपी गिवन है आपको, तो एपी से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे ए और डी इजीली निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू 21, डी की वैल्यू 18 माइनस 21 कितना आ गया माइनस का 3, ये आ गई आपके पास डी की वैल्यू और ये आ गई ए की वैल्यू। हमारे पास फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और हमें ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है फर्स्ट केस में माइनस का 81, माइनस के 81 रखा है यहाँ पे। ए की वैल्यू रखी 21 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू रखी माइनस के 3, माइनस 3 को ऐसे लिख देंगे आप, ठीक है। अब यहां से इसको इधर लेके आएंगे तो कितना आएगा भाई, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि माइनस के 81 माइनस के 21 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू यानी कि माइनस के 3 कह सकते हैं इसको इस तरीके से, ठीक है। अब इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो ये कितना आ गया 2 और 8 इंटू 10, 102 ये आया यहाँ पे माइनस में, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस के n माइनस 1 इंटू 3, इस माइनस से ये कैंसिल आउट हो गया, तो 102/3 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। दिस इंप्लाइज n माइनस 1 इक्वल्स टू, देखो कट जाएगा यहाँ पे 34, तो अब यहां से क्या इंप्लाइज कर रहा है n इक्वल्स टू 34 प्लस 1, तो कितना आ गया 35, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो माइनस 81 टर्म है वो कौन से टर्म नंबर होगा, वो नंबर 35th जो टर्म होगी वो हमारी माइनस 81 होगी। हियर 35th टर्म इज माइनस 81, तो ये तो आपके पहले पार्ट का आंसर। वो पूछ रहे हैं कि क्या कोई टर्म 0 भी हो सकती है, तो स्टूडेंट्स अगर कोई टर्म 0 हो सकती है तो उसमें सिंपली जैसे हमने इसमें अप्लाई किया वैसे ही वो अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे ए एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी रखी है 0 इज इक्वल्स टू ए प्लस यानी कि 21 प्लस एन माइनस 1 इंटू माइनस का 3, ये वापस से रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इसको इधर लेके आते हैं तो माइनस के 21 और इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू माइनस के 3। अब यहाँ पे क्या इंप्लाइज करेगा ये कि n माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस के 21 अपॉन माइनस के 3 7, तो
तो यानी कि दिस इंप्लाइज n इज इक्वल्स टू 7 प्लस 1, तो n इक्वल्स टू 8। यानी कि हमारे पास जो इसका आंसर होगा वो होगा 8th टर्म, और ये वाली टर्म कौन सी होगी? 35th टर्म। ठीक है, तो अब रीजन क्या है कि हमारे पास परफेक्ट वैल्यू ऑफ n आ रही है, तो यानी कि ये क्या होगी आपकी 0 बेस की एक टर्म होगी। ये हमने चेक कर लिया। रीजन क्या है? क्योंकि इसकी वैल्यू परफेक्ट 8 नंबर आ रहा है। अगर स्टूडेंट यहां पर जब भी हम कोई टर्म बताते हैं कि इसकी क्या ये टर्म होगी या नहीं होगी, ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है, तो आप क्या करते हैं? उस क्वेश्चन में n की वैल्यू निकालते हैं, और अगर n की वैल्यू आपकी परफेक्ट नेचुरल नंबर या होल नंबर आती है ना, होल नंबर अगर आती है तो वो परफेक्ट वैल्यू होगी, यानी कि वो टर्म एग्जिस्ट करेगी। लेकिन ना तो टर्म नेगेटिव हो सकती है, ना ही टर्म फ्रैक्शन में हो सकती है। ठीक है, तो यहां पे देख रहे हो आप, ये भी परफेक्ट है और ये भी परफेक्ट है, यानी कि दोनों टर्म्स पॉसिबल हैं। और इस क्वेश्चन में अगर देखो ध्यान से, तो यहाँ पे एक डिक्रीजिंग क्या चलती जा रही है? डिक्रीजिंग सीक्वेंस चलता जा रहा है, और डिक्रीजिंग है तो कहीं ना कहीं 0 भी तो आ रहा होगा, तभी तो नेगेटिव टर्म्स आने स्टार्ट हुई है ना। देखो 21 से 18 पे, 18 से 15 पे, 15 से 12 पे आएंगे, 12 से 9 पे आएंगे, 9 से 6 पे आएंगे, 6 से 3 पे आएंगे, और फिर 3 के बाद कितने पे आएंगे? 0 पे आएंगे, और 0 के बाद -3 पे आएंगे। तो ऐसे ही चीजें क्या होंगी? बढ़ती जाएंगी, और बढ़ किस फॉर्म में रही है? नेगेटिव फॉर्म में, यानी कि डिक्रीजिंग फॉर्म में बढ़ रही है। ठीक है, तो ऐसे भी हम यहां से डायरेक्टली पता कर सकते हैं, ऐसे घबराने की जरूरत नहीं कि माइनस में कैसे आ सकती है। टर्म की वैल्यू माइनस में आ सकती है, लेकिन टर्म यानी कि n की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि टर्म कभी नेगेटिव में नहीं होती है। तो इसमें यही चीजें हैं कि दोनों आपके केस पॉसिबल हैं। तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सारे के सारे अच्छे टाइप्स हैं ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि हर एक टाइप डिफरेंट है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे? डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवेंथ टर्म इज 9। अब यहाँ पे 2 टर्म की वैल्यू गिवन है आपको, और एपी आपसे पूछ रहा है कौन सी एपी होगी जिसकी ये टर्म्स है। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में, एपी के क्वेश्चन में अगर सीक्वेंस निकालना है, एपी निकालनी है, तो अगर आपको सिंपल ए और डी पता हो तो आप वहां से उसको निकाल सकते हो, है ना। अब इसमें ए और डी कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। तो थर्ड टर्म यानी कि A3 की वैल्यू गिवन है आपको 5, और दूसरा A7 गिवन है आपको 9। ठीक है, ये 2 टर्म आपको यहाँ पे गिवन है, तो आपको बतानी है एपी क्या होगी हमारे। तो अगर ये A3 गिवन है तो इसको हम लिख सकते हैं A3 को a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 5, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर A7 को लिख सकते हैं हम a प्लस 6d इज इक्वल्स टू कितना? 9, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट, अब ये 2 इक्वेशन हमने ऐसी पढ़ी हुई हैं जब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ रहे थे। यहाँ पे x और y होता था, यहाँ पे a और d है। ठीक है, तो अब कुछ भी नहीं करना है, हमको सॉल्व भी करना है, तो हम क्या करें? दोनों को क्या कर दें? हम सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस यहाँ पे और माइनस यहाँ पे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे कितना बचा भाई? 6d माइनस दिस, तो माइनस क्या आ गया? 4d इज इक्वल्स टू माइनस के 4, यानी कि d की वैल्यू कितनी होगी? 1। ठीक है, अब इस d की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। सो फ्रॉम 1 इक्वेशन में रख रहे हैं, तो a प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 5। दिस इंप्लाइज a इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2, तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 3। तो a की वैल्यू 3 और d की वैल्यू 1। अब तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तो आपको एपी बतानी थी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो एपी, रिक्वायर्ड एपी क्या होगी हमारे पास? ये होगी आपके पास 3, फिर 3 प्लस 1 यानी कि 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, 7 8 9 10, और ऐसे करते करते हम आगे तक मूव करते चले जाएंगे। तो अब देखो स्टूडेंट, यहां पर
अगर वेरीफाई करना है आपको तो थर्ड टर्म 5 है, तो 1 2 3, थर्ड टर्म कितनी आ रही 5, यही तो है ना, ये गिवन थी आपको। और सेवेंथ टर्म 6 है, 1 2 3 4 5 6 7, सेवन कौन सा टर्म है 9, यानी कि यही वाली एपी जो जिसकी बात कर रहा था ये। तो आपने सिंपली देखा यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यूज हो रहा है, जिसका यूज देख करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, यानी कि आपको इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ए और डी की वैल्यू मिल गई, और ए और डी मिलने के बाद आपका काम आसान हो गया, जिससे आपने कंप्लीट एपी को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7, हाउ मेनी, देखो अच्छा एग्जांपल नंबर 6 जो है हमारे पास में, सेम क्वेश्चन जो हम करा चुके हैं आपको, चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर्स दिस, यानी कि टर्म चेक करनी 301 है या नहीं है। जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये सेकंड पार्ट मिलेगा आपको। सेकंड पार्ट में क्या बताया था हमने आपको कि अगर n की वैल्यू परफेक्ट होल नंबर नहीं आती है तो वो आपकी डिजिट नहीं होगी, है ना। तो यही चीज इसमें क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगी। अगर आपको कोई भी इसमें दिक्कत आए तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं, उसको भी हम सॉल्व करा के आपको वीडियो को डाल देंगे वहां पे। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं 7 पे। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3? 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 3। ठीक है, कितने ऐसे नंबर हैं जो 2 डिजिट के हैं और डिवाइड होते हैं वो 3 से। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें 2 डिजिट नंबर की, तो उन 2 डिजिट नंबर में हमारे पास पहला नंबर आता है 12। ठीक है, 12वां नंबर है जो पहला नंबर है 2 डिजिट का है, और वो किससे डिवाइड हो रहा है 3 से डिवाइड हो रहा है। फिर कौन सा आएगा 15, फिर 18, और ऐसे करते करते हम कहां तक पहुंचेंगे इसमें, जो 2 डिजिट का नंबर हो और 3 से डिवाइड हो रहा हो, तो लास्ट नंबर जो आएगा हमारे पास वो आएगा 99। क्लियर है, हमें ये नहीं पता इसमें कितने टोटल नंबर्स होंगे, वही हमें बताने की कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 2 डिजिट के हैं और 3 से वो डिवाइड भी होते हैं। ठीक है, मेन क्वेश्चन तो हमारा ये है। तो स्टूडेंट इतनी इंफॉर्मेशन आपको गिवन जो स्टेटमेंट है उससे मिल रही है। अब आपको यहाँ पे 2-3 चीजें बड़ी क्लियर हो गई हैं कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो a की वैल्यू कितनी है, यानी कि फर्स्ट टर्म 12 है, राइट। d की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, तो 15 माइनस 12, तो कितना है आपके पास 3। तो 2 इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हमें मिलनी होती है किसी भी एपी के अंदर, वो यही है अगर हमें एपी बतानी है तो। अब यहां पे हमसे पूछा कितने डिजिट होंगे, यानी कि n की वैल्यू, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है आपको। ठीक है, अब हमें पता है ये लास्ट टर्म है 99, 2 डिजिट का नंबर जो होगा, है ना। तो अगर हमें पता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये है आपके पास में, तो हमें n की वैल्यू चाहिए, पता होनी चाहिए। अगर हमें लास्ट टर्म यानी कितने नंबर ऑफ टर्म्स है वो पता चल जाएगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 99 रखा है, इसमें a की वैल्यू 12 और प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है बेटा 3। ठीक है, यहां से इसको माइनस करेंगे तो 99 माइनस 12 और डिवाइड बाय 3 से भी कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि नीचे 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, तो ये इंप्लाई क्या करेगा कि n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई 7 और 87/3। ठीक है, तो यहाँ पे n माइनस 1 कितना है, 87, 3 2 6 और 3 9 27, और यहां से इंप्लाइज हुआ n इज इक्वल्स टू 29 प्लस 1, सो दिस इज इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 30। यानी कि स्टूडेंट्स कितने ऐसे नंबर होंगे 2 डिजिट के नंबर जो डिविजिबल बाय 3 हो। ठीक है, तो कितने नंबर आएंगे हमारे पास 30 क्यों आएंगे, क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म 30 मतलब n की वैल्यू कितनी आई 30, उसके बाद तो कोई टर्म बनने वाली है नहीं, है ना। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। ठीक है, सो नंबर ऑफ टर्म्स
इज इक्वल्स टू 30। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एग्जांपल नंबर 8। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और ये कई बार एग्जाम्स में आपके आ चुका है और बड़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म। 11th टर्म फ्रॉम लास्ट बोला है और टुवर्ड्स फर्स्ट टर्म। ठीक है, ऑफ द एपी, एपी क्या गिवन है आपको? एपी गिवन है 10, 7, 4 और ऐसे करते करते कहां तक जा रहे हैं? -62। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। नाउ स्टूडेंट देखो, यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। अब अगर ये लास्ट है यहां पे, तो हम इधर मूव करते चले जाएंगे इसमें। ठीक है, तो हमें बतानी है कि ये 11th टर्म कौन सी होगी। तो इस क्वेश्चन में छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि हमें जब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ही नहीं पता है तो हम 11th टर्म लास्ट से कैसे निकालेंगे। अगर हम बात करें यहां से कि स्टार्टिंग से निकालनी है आपको, तो आप इजीली फाइंड कर दोगे, है ना। लेकिन जब लास्ट से बतानी हो, लास्ट की वैल्यू भी नहीं बतानी कितनी है। भाई हमने कहा आपसे कि 20 टर्म्स हैं, उसमें से 11th टर्म बताओ, तो आप इजीली बता दोगे। 25 टर्म्स हैं, उसमें से 15 टर्म बताओ, वो बता दोगे आप, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट में ये है कितनी टर्म्स हैं। तो सबसे पहला काम क्या होगा इस क्वेश्चन करने के लिए, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता होनी चाहिए। उसका हमने अभी जस्ट क्वेश्चन देखा था, तो ऐसे निकाल लेते हैं। तो यहां पे क्या होगा, ए एन इज इक्वल टू कितना? -62 इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। अब ए की वैल्यू कितनी यहां पे देखो 10 है, और डी की वैल्यू 7 - 10 यानी कि -3 है। ठीक, तो यहां पे कर लेते हैं -62 इज इक्वल टू ए 10 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी भाई? -3 है। इधर लेके आएंगे माइनस में आएगा तो -72 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3। दिस इंप्लाइज n-1 इज इक्वल टू -72 अपॉन -3। कितना है? 24। यानी कि n की वैल्यू कितने? +1 हो जाएगा तो कितना आएगा? 25। यानी कि टोटल टर्म्स कितने आएगा पास? 25। ठीक है, आप देखो स्टूडेंट, आपके पास 25th लास्ट टर्म है ये, इसमें आपको 11th टर्म निकालनी है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो कैसे निकालेंगे इसको? देखो 11th टर्म फ्रॉम लास्ट। अगर देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी? 25। 11th टर्म निकालनी है, यानी कि 11 निकाल दो इसमें से, कितना आया? 14। ठीक है, यानी कि 14 टर्म होनी चाहिए, लेकिन 14 नहीं होगी, ये वाली टर्म होगी। मतलब 14 आया हमारे पास में, ये 25 - 11 इज 14। तो 14 यानी कि 14 वो नंबर है जो उसके पहले हैं। आपको निकालनी 11th टर्म, तो 11th टर्म कितनी होगी? 11th टर्म इससे जस्ट एक ऐड कर देंगे इसमें, यानी कि 14 + 1 दैट इज 15th टर्म। ठीक है, जैसे स्टूडेंट एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कहीं पे भी आपको ये परेशान कर सकता है एग्जाम्स में। तो देखो कैसे करते हैं। मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 नंबर है ये, है ना। आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई लास्ट से 4th प्लेस पे कौन सा नंबर आता है? लास्ट से 4th नंबर बताओ। ठीक है, तो आप क्या करोगे? कितने नंबर है? 9। 9 - 4 कितना आया? 5, है ना। तो 5 वैल्यू है, प्लेस वैल्यू 1 2 3 4 5, ये वाला नंबर आया, मतलब कहने का ये। ठीक है, लेकिन हमने कहा था लास्ट से 4th नंबर बताओ,
तो फोर्थ नंबर लास्ट से देखो कितना है 1 2 3 4, यानी कि एक्चुअल नंबर कितना है वो 6। तो ऐसे ही हमारे पास क्या था यहाँ पे 25 टर्म्स थी और 11th वाली टर्म पूछी गई थी हमसे लास्ट से, तो हमने वो टर्म तो माइनस की, कितना है 14, और 14 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा 15। ऐसे ही जैसे यहाँ पे हमने कहा था फोर्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट, यहाँ पे क्या कहा था हमने फोर्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो हमने क्या किया 9 माइनस 4 कर दिया, कितना है 5, लेकिन 5 वाली टर्म नहीं होगी आपकी फोर्थ जो भी, वो उसमें 5 प्लस 1 करेंगे तो यहां तक पहुंचेंगे इस वैल्यू पे, और ये हमारी करेक्ट वैल्यू होगी क्योंकि फोर्थ टर्म ये होगी 1 2 3 4। ठीक है स्टूडेंट, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो यानी कि आपको क्या निकाल देना 15th टर्म निकाल देनी है। सो A15 इज 11th टर्म फ्रॉम लास्ट। कैसे निकालेंगे A15? तो A का मतलब कितना हुआ, A की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 14, 15 टर्म निकाल लेना, इंटू D की वैल्यू कितनी है माइनस की 3, तो ये आ गया 10 और माइनस के 42, तो ये आ गया माइनस के 32। तो यानी कि A15 यानी कि 15th टर्म यानी कि 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट कितनी होगी माइनस के 32। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका ऐसा था जिसमें थोड़ा लॉजिक डिफरेंट था। ये वाला लॉजिक बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझने के लिए, क्योंकि आपको कभी भी रट के नहीं जाना है, क्वेश्चन को समझ के जाना है। इसके बाद भी अगर स्टूडेंट्स आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो आप इसको रिवाइंड करिएगा, वापस से प्ले करिए इसको और देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर उसको लिख सकते हैं, हम उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, अब इसका एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी हम देखेंगे यहाँ पे, बहुत ही अच्छा है, छोटा सा सॉल्यूशन है, उसमें देखते हैं क्या करते हैं। ओके, देखो स्टूडेंट, सेकंड मेथड इसका क्या हो सकता है, एपी आपको गिवन है इस तरीके से और लास्ट से आपको 11th टर्म पूछी गई थी, तो हम क्या करते हैं इस एपी को रिवर्स कर लिख देते हैं। सो दिस एपी कैन ऑल्सो be written as -62 फिर 4 7 एंड 10, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, सेम एपी है ना। अब इसमें अब देखो यहां से टर्म चाहिए थी ना 11th वाली, अगर हम यहीं से स्टार्टिंग वाली निकालेंगे तो डायरेक्ट 11th टर्म ही निकाल देंगे हम, तब भी तो वो लास्ट से आ रही है एक तरीके से देखा जाए तो, है ना। तो यहाँ पे A की वैल्यू कितनी होगी -62, D की वैल्यू निकालेंगे क्या करेंगे, इनका यूज कर लेंगे यहाँ पे, तो 7 - 4 = 3। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे पहले टर्म जो हम पहले पार्ट में निकाली थी, मेथड में निकाली थी, वो क्या थी पॉजिटिव थी और D नेगेटिव था। इस बार सिचुएशन डिफरेंट हो गई, यानी कि ये इंक्रीजिंग एपी में आ गई है, पहले डिक्रीजिंग एपी में थी, है ना। तो अब क्या करेंगे हम A11, तो A11 कितना होगा A + 10D, A की वैल्यू कितनी -62 प्लस 10D, 10 इंटू D की वैल्यू 3, तो यहां से करेंगे -62 + 30, सो A11 कितनी वैल्यू आ गई -32। और आप देख रहे थे लास्ट जो हमने मेथड किया था उसमें भी जो हमारी 11th टर्म यानी कि जो 15th टर्म आई थी, जो लास्ट फ्रॉम द 11th टर्म थी लास्ट से, उसकी वैल्यू भी 32 माइनस में आई थी और इसकी वैल्यू भी माइनस में 32 आई है। तो सिर्फ देखने का तरीका है कि हमने उसको कैसे रिवर्स करके और अपना आंसर को ठीक तरीके से निकाल लिया है। स्टूडेंट, मेथड ये दोनों ही करेक्ट हैं, कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सा मेथड क्लिक करता है, कौन सा मेथड आपको अच्छा लगता है। दोनों ही मेथड बिल्कुल सही है, दोनों पे पूरे नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है स्टूडेंट, तो इस लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात करेंगे आगे के क्वेश्चंस की और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की। सो टिल देन, स्टडी वेल, बी वेल, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू।